डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे फोर्थ पॉइंट जो है मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन। उसका फोर्थ पॉइंट है एक्टिवेशन ऑफ ओवम। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। एक्टिवेशन ऑफ ओवम की शुरुआत जब हो जाती है जब एसपीएम स्पर्म प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ओपीएम ओवम प्लाज्मा मेम्ब्रेन जब संपर्क में आती हैं, उनका संपर्क होता है, तभी से वो संपर्क मात्र एक उद्दीपन का काम करता है जिसके कारण ओवम का एक्टिवेशन होता है। तो ओवम के एक्टिवेशन के अंतर्गत निम्न परिवर्तन ओवम के साइटोप्लाज्म में निम्न परिवर्तन होते हैं। सबसे पहले एसपीएम, कल मैंने आपको डायग्राम बताया था, उसमें स्पर्म पीएम और ओवम पीएम आपस में फ्यूज्ड हो जाती हैं और एक कंटिन्यूअस मेम्ब्रेन का निर्माण करती हैं। अर्थात दोनों जो सेल हैं, जो स्पर्म मेल गेमेट और फीमेल गेमेट ओवम के साइटोप्लाज्म आपस में संपर्क में आ गए हैं। उनके अंदर जो कोशिका द्रव्य है वो आपस में संपर्क में आ गया है। तो निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं ड्यूरिंग एक्टिवेशन ऑफ ओवम। तो पहला है कलर चेंज। तो ओवम का जो कलर है वो परिवर्तित हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन या संपर्क से पहले जो ओवम का जो कलर है वो येलो, पीले रंग का, तो पीले से वो व्हाइट हो जाता है। तो कलर चेंज पीले से सफेद हो जाता है। उसका कारण क्या है कि जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें ओवम के साइटोप्लाज्म में जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं उनका समान वितरण हो जाता है कांटेक्ट मात्र से, उसके एक्टिवेशन से। इसलिए जो ओवा की सरफेस है या एग की जो सरफेस है वो पीले से सफेद बन जाती है। ठीक है। दूसरा है फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइजेशन कॉन। इसकी स्टडी नेरीज में की गई है। तो निषेचन शंकु का निर्माण होना। आप देखिए कि नेरीज की ओवम की हम बात करें तो बाहर की तरफ जो एग एनवलप है वो कोरियोन, और कोरियोन के नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ओवम के साइटोप्लाज्म में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के नीचे यानियों के कोर्टिकल रीजन में कोर्टिकल एल्वियोली पाए जाते हैं और उनके नीचे ऑयल ड्रॉपलेट्स पाई जाती हैं। जैसे ही संपर्क करेगा मेल गेमिट संपर्क करेगा तो उस संपर्क वाले स्थान की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है किसकी, ओवम की, वो आप देखिए एक कोन के रूप में बाहर की तरफ, किस तरफ, जिस स्थान पर मेल गेमिट ने स्पर्म ने संपर्क किया है उस स्थान वाली जो पीएम है ओवम की पीएम वो ऊपर उठेगी और एक शंकु या कोन का निर्माण करेगी, और ये कोन जो है अंततः मेल गेमिट को अपने अंदर ले लेगा। ठीक है। इस तरह से फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण इसलिए होता है क्योंकि उस संपर्क स्थल की पीएम, ओवम की पीएम ऊपर उठती है और ऊपर उठकर एक रास्ता तैयार करती है। किसके लिए, मेल गेमिट के लिए, जिससे मेल गेमिट आसानी से ओवम के साइटोप्लाज्म में प्रवेश कर सके। ठीक है। उसके बाद देखिए तीसरा जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्ली चेंजेस आफ्टर स्पर्म फ्यूजन। जो अर्ली चेंजेस है आफ्टर स्पर्म फ्यूजन वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जैसे ही आपस में दोनों का फ्यूज होगा, दोनों मेल फीमेल गेमिट, यहाँ इस डायग्राम में देखिए आप, मेल गेमिट जो है वो ओवम के साइटोप्लाज्म में आ गया है। तो जैसे ही ओवम के साइटोप्लाज्म में अंदर प्रवेश किया तो कॉर्टिकल रिएक्शन के परिणाम स्वरूप, उस उद्दीपन के परिणाम स्वरूप बाहर से जो सोडियम आयन है वो अंदर आएंगे। ई शेप से बाहर से सोडियम आयन अंदर आएंगे और अंदर से हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे। सोडियम आयंस के अंदर आने के कारण क्या होगा, जो अंदर जो ईआर है ओवम एक सेल है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनल ईआर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो भी क्या होगा, कैल्शियम आयन रिलीज करेगा। आपको एक चीज मैं यहाँ पर बता दूं कि जैसे ही संपर्क होता है मेल गेमेट और फीमेल गेमेट की पीएम का, तो वो जो उद्दीपन है उस उद्दीपन के कारण जो ओपीएम है, ओवम की जो पीएम है वो डीपोलराइज्ड हो जाती है, और डीपोलराइज हो जाती है अर्थात सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो सामान्य अवस्था में चालू रहता है, वो बंद हो जाता है।
तो डीपोलराइज का मतलब ये है कि पहले सेल पोलराइज्ड थी और जैसे ही संपर्क हुआ उसके कारण वो डीपोलराइज्ड हो जाती है। उसका कारण क्या है? बाहर से सोडियम आयन का अंदर आना और अंदर से हाइड्रोजन आयन का बाहर जाना, साथ ही साथ ईआर के द्वारा कैल्शियम आयन का बाहर रिलीज होना। इन आयनों का जो एक्सचेंज होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आयन आगे चलकर जितने भी प्रोटीन्स हैं, जितने भी एंजाइम्स हैं, उनके साथ मिलेंगे और उनको एक्टिवेट करेंगे। साथ ही साथ प्रोटीन का जो रूपांतरण है, मेटामॉर्फोसिस है, उसको भी ये आयन जो है कैल्शियम आयन नियंत्रित करेंगे। तो क्या होगा? सबसे पहले जैसे आफ्टर फ्यूजन इन 3 सेकेंड, जैसे फ्यूज हुआ, आपस में मिला, अंदर आया, मेल गैमेट अंदर आया ओवम के साइटोप्लाज्म में, तो विद इन 3 सेकेंड ओपीएम बिकम डीपोलराइज्ड। जो ओवम की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डीपोलराइज्ड हो जाती है और उसका मान, जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, उसका जो मान है वो पोलराइज्ड कंडीशन में -70 मिलीवोल्ट होता है सामान्य अवस्था में, पोलराइज्ड कंडीशन में। तो डीपोलराइज्ड होने से क्या होगा कि मेम्ब्रेन पोटेंशियल इसका ओपीएम का वो -70 मिलीवोल्ट से बढ़कर 10 मिलीवोल्ट हो जाता है। उसका कारण क्या है? एक्सचेंज ऑफ आयंस, बाहर से सोडियम आयन अंदर आएंगे और अंदर से हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे। ठीक है, ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयन डीपोलराइज्ड क्यों हुई? क्योंकि बाहर से सोडियम आयन आ गए अंदर। वो क्यों आए? क्योंकि जैसे ही जो स्टिमुलस मिला, संपर्क का जो उद्दीपन मिला, उसके कारण जो इस मेम्ब्रेन के ऊपर, पीएम के ऊपर जो सोडियम पोटेशियम पंप जो चालू था, खुला था, वो बंद हो गया और जिसके कारण से बाहर से ईसीएफ से सोडियम आयन अंदर आए। तो पहला इंपॉर्टेंट इवेंट जो है वो ओपीएम बिकम डीपोलराइज्ड। दूसरा जो है कैल्शियम कंसंट्रेशन, कैल्शियम आयनों की सांद्रता बढ़ जाती है। क्यों बढ़ती है? कि ईआर के द्वारा कैल्शियम आयन अत्यधिक मात्रा में बाहर साइटोप्लाज्म में रिलीज किए जाते हैं, जिसके कारण से कैल्शियम आयन की सांद्रता साइटोप्लाज्म में, ओवम के साइटोप्लाज्म में बढ़ जाती है। और यही बढ़ी हुई मात्रा, कैल्शियम आयन की बढ़ी हुई मात्रा कॉर्टिकल रिएक्शन के लिए उत्तरदायी होती है। यहाँ पर कैल्शियम आयन बहुत इंपॉर्टेंट है। यही कैल्शियम आयन जितनी भी कॉर्टिकल रिएक्शन है उसको कंप्लीट करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, कॉर्टिकल रिएक्शन कंप्लीटेड। तीसरा है पॉइंट, इसमें ओम पीएच बढ़ जाती है। ओम की जो पीएच बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहे हैं, हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहे हैं और सोडियम आयन जो है अंदर आ रहे हैं और ईआर के द्वारा भी कैल्शियम आयन साइटोप्लाज्म में रिलीज किए जा रहे हैं। इसलिए ओम की जो पीएच है वो 0.3 से बढ़कर 0.4 हो जाती है। कारण क्या है? ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ सोडियम आयंस, बाहर से ईसीएफ से सोडियम आयन अंदर आ रहे हैं, एंड रिफ्लक्स ऑफ हाइड्रोजन आयन, और अंदर से ओम के साइटोप्लाज्म से हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहे हैं। तो उसका परिणाम क्या होगा कि ईसीएफ के अंदर, बाहर ईसीएफ के अंदर फर्टिलाइजेशन एसिड का निर्माण हो जाता है। आप यहाँ पर देखिए कि आफ्टर फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट ड्यूरिंग कॉर्टिकल रिएक्शंस, साइटोप्लाज्म से हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहे हैं। तो आपको पता ही होगा कि जिस माध्यम में हाइड्रोजन आयन अधिक होते हैं, हाइड्रोजन आयन वहाँ की जो पीएच है वो कम होती है, और जहाँ पर हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन ज़्यादा, जिस माध्यम में ज़्यादा होंगे तो उनकी पीएच अधिक होती है। तो चूंकि यहाँ पर हाइड्रोजन आयन जो है वो बाहर जा रहे हैं, तो अंदर ओवम के साइटोप्लाज्म में हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयनों की मात्रा अधिक होने के कारण ओवम के साइटोप्लाज्म की जो पीएच है वो 0.3 से बढ़कर 0.4 हो जाती है। और चूंकि हाइड्रोजन आयन बाहर जा रहे हैं ईसीएफ में, तो आपको पता ही है कि हाइड्रोजन आयन जिस माध्यम में अधिक होंगे उसकी नेचर, उसकी प्रकृति जो होगी वो एसिडिक होगी, अम्लीय होगी। इसलिए बाहर फर्टिलाइजेशन एसिड बन जाता है, और वो फर्टिलाइजेशन एसिड क्या काम करता है? पॉलीस्पर्मी को रोकने का काम करता है कि एक से अधिक जो है मेल गैमेट अंदर न आ सके, और उस एसिडिक मीडियम के कारण उस ओवम के चारों ओर या उस एग के चारों ओर जितने भी मेल गैमेट हैं वो नष्ट हो जाते हैं, वो डिग्रेड हो जाते हैं। ठीक है, फोर्थ पॉइंट है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है,
कैल्शियम आयंस कंट्रोल्स द ओरिएंटेशन ऑफ प्रोटीन। पहले बताया था मैंने, जो कि ईआर के द्वारा बाहर रिलीज किए जाते हैं। कब? जब ओएम की पीएम डीपोलराइज्ड होती है। तो साथ ही साथ डीपोलराइजेशन की जो वेव है, जो तरंग है, वो पीएम से होती हुई ईआर तक पहुंचती है, जिसके कारण ईआर डीपोलराइज्ड होती है, ईआर की मेम्ब्रेन। और डीपोलराइज्ड होने के कारण ईआर के अंदर जो स्टोर्ड कैल्शियम आयन है, संग्रहित कैल्शियम आयन है, वो बाहर रिलीज होंगे। तो ये जो कैल्शियम आयन है, ये प्रोटीन के ओरिएंटेशन को नियंत्रित करते हैं, जिसके कारण कौन सी प्रोटीन? पीएम के अंदर पाए जाने वाली प्रोटीन को के ओरिएंटेशन को नियंत्रित करते हैं, जिसके कारण ओपीएम की, ओएम की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसकी पारगम्यता सोडियम आयन और पोटेशियम आयन के लिए बढ़ जाती है। ठीक है, ये बताया मैंने, कैल्शियम आयंस कंट्रोल द ओरिएंटेशन ऑफ प्रोटीन, रिजल्टिंग क्या होगा? इंक्रीज द परमिएबिलिटी ऑफ पीएम फॉर सोडियम आयन एंड पोटेशियम आयंस। किसकी पीएम? ओपीएम, ओएम की पीएम की परमेबिलिटी सोडियम आयन और पोटेशियम आयनों के लिए बढ़ जाती है। कारण क्या है कि जो ईआर के द्वारा स्रावित या रिलीज किए गए जो कैल्शियम आयन है, वो पीएम में पाए जाने वाली दो तरह की प्रोटीन, इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक, बाह्य प्रोटीन और आंतरिक प्रोटीन, उसके ओरिएंटेशन, विन्यास को नियंत्रित करते हैं, उसको बदल देते हैं, जिससे कि सोडियम और पोटेशियम आयनों के लिए पीएम की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। फाइनली अंततः क्या होगा कि कैल्शियम आयन जो है साइटोप्लाज्म में बहुत अधिक है। ये कैल्शियम आयन साइक्लिक चक्रीय एएमपी, साइक्लिक एएमपी या साइक्लिक अमीनो मोनोफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट के साथ मिलेंगे और मिलकर जितने भी आवश्यक एंजाइम्स हैं जो कॉर्टिकल रिएक्शन के लिए आवश्यक है, उनको वो एक्टिवेट करेंगे। फाइनली द कैल्शियम आयंस प्लस साइक्लिक एएमपी आर गेट टुगेदर and to become activate all essential enzymes, those are essential for cortical reactions। इस तरह से एक्टिवेशन ऑफ ओम, एक्टिवेशन ऑफ ओम, ओम का एक्टिवेशन सिर्फ मेल गेमिट और फीमेल गेमिट की पीएम के संपर्क मात्र से ही शुरुआत हो जाती है एक्टिवेशन की, जिसके कारण क्या होगा कि ओम की जो पीएम है वो डीपोलराइज्ड होगी। डीपोलराइज का मतलब यहाँ ये है कि पीएम के ऊपर जो सोडियम पोटेशियम पंप है वो पहले चालू था, जैसे ही संपर्क हुआ सोडियम पोटेशियम पंप बंद हो जाता है। बंद होने से क्या होगा? ECH से सोडियम आयन अंदर आएंगे और अंदर से हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे, अर्थात एक्सचेंज ऑफ आयंस, एक्सचेंज ऑफ आयंस, जिसके कारण क्या होगा? डीपोलराइजेशन की जो वेव है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होकर ईआर तक पहुंचती है, और ईआर जब डीपोलराइज हो जाती है ईआर की मेम्ब्रेन, तो ईआर अपने अंदर संग्रहित कैल्शियम आयनों को बाहर निकालती है, रिलीज करती है साइटोप्लाज्म में। और यही कैल्शियम आयन जो है प्रोटीन जो कि ओवन की पीएम में पाई जाती हैं, उनके विन्यास को नियंत्रित करती हैं, ओरिएंटेशन को रूपांतरित करते हैं, जिससे सोडियम और पोटेशियम आयनों के लिए पीएम की परमेबिलिटी बढ़ जाती है। साथ ही साथ कैल्शियम आयन अंततः साइक्लिक एएमपी के साथ मिलकर जितने भी आवश्यक एंजाइम हैं जो इनएक्टिव स्टेट में हैं उनको एक्टिव करने का काम करते हैं, जिसके कारण जो कॉर्टिकल रिएक्शन है वो कंप्लीट हो सके। आयनों के एक्सचेंज के कारण बाहर से सोडियम आयन अंदर आते हैं अंदर, और अंदर से हाइड्रोजन आयन बाहर जाते हैं, जिसके कारण ओम के साइटोप्लाज्म की जो पीएच है वो 0.3 से 0.4 हो जाती है। ठीक है, साथ ही साथ जो कैल्शियम आयन है उनकी सांद्रता बढ़ जाती है। सांद्रता बढ़ने के कारण क्या होगा? कॉर्टिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। तो कॉर्टिकल रिएक्शन में मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो है कैल्शियम आयनों का। और कैल्शियम आयन कब रिलीज होंगे? जब संपर्क होगा। संपर्क होने से डीपोलराइजेशन की वेव प्लाज्मा मेम्ब्रेन से होती हुई ईआर की मेम्ब्रेन तक पहुंचेगी, और जिससे ईआर में जो कैल्शियम आयन पाए जाते हैं वो बाहर साइटोप्लाज्म में आएंगे
और जितनी भी इवेंट है कॉर्टिकल रिएक्शन की वो सारी इन कैल्शियम आयनों के द्वारा ही नियंत्रित की जाएगी। संपर्क वाले स्थल पर फर्टिलाइजेशन कोन का निर्माण होता है, ये मेरीज में ऑब्जर्व किया गया है। अर्थात जहाँ पर मेल गैमेट पीएम ओवम की पीएम से संपर्क करता है उस स्थान वाली ओवा की जो पीएम है वो ऊपर उठती है बाहर की तरफ, कोरियोन की तरफ उठती है और एक शंकु के आकार की संरचना बनाती है, इसलिए इसको कहते हैं फर्टिलाइजेशन कॉन। और जैसे ही हाइड्रोजन आयन बाहर जाएंगे इस शेप में, तो चूंकि वहां पर जहां जिस माध्यम में हाइड्रोजन आयन अधिक होंगे वो माध्यम एसिडिक होगा, अम्लीय होगा, जिससे ओवा के चारों ओर फर्टिलाइजेशन एसिड बन जाता है, जिससे पॉलीस्पर्मी नहीं हो सके। थैंक्स।